अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, डॉक्टर मारिया हेयर। आज हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। नहायत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 to 5 MCQs इसमें से ज़रूर आते हैं। एज़ ये टॉपिक लेंथी है तो इसको मैंने CPSP फॉर्मेट तैयार किया है ताकि आपको ईजिली समझ भी आ जाए और कोई MCQ भी गलत ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है डेफिनेशन। डेफिनेशन किस तरह से कि अगर कोई भी सिनेरियो हो और उसमें लिखा हो कि पेशेंट का बीपी हाई है और जेस्टेशनल एज आफ्टर 20 वीक्स की बात हो, मीन बुकिंग पे आई बीपी ठीक था, 20 वीक्स के बाद आपने जब बीपी लिया तो वो रेज्ड है। जब आपने यूरिन एनालिसिस करवाया ऐसे पेशेंट का तो उसमें प्रोटीन्स मौजूद नहीं थी। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जिसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी कहते हैं। सो दिस इज वेरी इजी एंड बेसिक डेफिनेशन यू शुड नो। इसके अलावा कोई भी पेशेंट 20 वीक्स जेस्टेशन के बाद आपके पास आए और वो नॉर्मोटेंसिव हो, उसका बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो, और जब आपने यूरिन एनालिसिस करवाया और उसमें प्रोटीन्स मौजूद हैं जबकि ये प्रोटीन्स बुकिंग पर मौजूद नहीं थी, तो दिस इज कॉल्ड जेस्टेशनल प्रोटीन यूरिया। सो ये ऐसी डेफिनेशंस हैं जो हर पेपर में आती हैं, तो कोई ना कोई डेफिनेशन वो आपसे पूछ लेंगे। नाउ द थर्ड डेफिनेशन दैट इज इम्पोर्टेंट। उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई भी सिनेरियो हो और उसमें लिखा हो कि पेशेंट 20 वीक्स जेस्टेशन के बाद आपके पास आई, बुकिंग में आई तो सब कुछ नॉर्मल था, अब 20 वीक्स जेस्टेशन के बाद आई तो क्या था कि प्रोटीन्स इन यूरिन मौजूद हैं और साथ में हाई बीपी भी है। अब 20 वीक्स जेस्टेशन के बाद अगर प्रोटीन्स इन द यूरिन आए उसे क्या बोलते हैं? जेस्टेशनल प्रोटीन यूरिया। और अगर 20 वीक्स जेस्टेशन के बाद पेशेंट का बीपी हाई हो तो उसे क्या बोलते हैं? जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। तो किसी भी पेशेंट में क्या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो और प्रोटीन यूरिया दोनों हो तो उसे हम कहते हैं प्री एक्लेम्सिया। नाउ ये 3 डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें क्या है कि कोई भी पेशेंट आपके पास 20 वीक्स जेस्टेशन से पहले आए लेकिन उसका बीपी हाई हो, लेकिन यूरिन में कोई प्रोटीन्स ना हो। जैसे बुकिंग पे पेशेंट आपके पास आती है, आपने बीपी चेक किया, बीपी रेज्ड है, आपने यूरिन में प्रोटीन्स चेक की, कोई प्रोटीन्स मौजूद नहीं है, तो दिस इज क्रॉनिक हाइपरटेंशन। लेकिन अगर किसी पेशेंट की प्रोटीन्स आ रहे हो यूरिन में और बीपी हाई हो या नॉर्मल हो तो ये कहलाएगा क्रॉनिक रीनल डिजीज। क्यों? क्योंकि क्रॉनिक रीनल डिजीज की एक कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? हाइपरटेंशन। तो ऐसे सिनेरियो में हाइपरटेंशन हो सकती है एट बुकिंग। सो दीज आर द की पॉइंट्स दैट विल टेल यू कि आपने क्या पिक करना है। और थर्ड जो है उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको पहली 2 डेफिनेशंस इसलिए बताई हैं बिकॉज वो ज़रूरी थी समझने के लिए इस थर्ड डेफिनेशन को जो पहले पेपर में पूछी जा चुकी है। सो अगर किसी भी पेशेंट का बीपी 20 वीक्स जेस्टेशन से पहले हाई हो लेकिन यूरिन में कोई भी प्रोटीन्स मौजूद ना हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉनिक हाइपरटेंशन। और अब पेशेंट का 20 वीक्स जेस्टेशन के बाद यूरिन में प्रोटीन्स आ रही हों तो 20 वीक्स जेस्टेशन के बाद अगर प्रोटीन्स आ रही हों तो उसे हम क्या बोलते हैं? जेस्टेशनल प्रोटीन यूरिया। तो पहले बीपी हाई था, जाहिर सी बात है पहले बीपी हाई था 20 वीक्स से पहले, तो 20 वीक्स के बाद भी बीपी हाई रहेगा, लेकिन वो जो बीपी हाई था उसने कॉज कर दिया प्रोटीन्स इन द यूरिन। इसे हम बोलते हैं दिस क्रॉनिक हाइपरटेंशन हैज कॉज्ड प्री एक्लेम्सिया। हमें पता है कि अगर किसी फीमेल को क्रॉनिक हाइपरटेंशन हो और वो कंसीव कर ले 20% चांसेस होते हैं उसमें प्री एक्लेम्सिया की डेवलपमेंट के। सो दिस प्री एक्लेम्सिया इन अ पेशेंट हैविंग क्रॉनिक हाइपरटेंशन इज कॉल्ड क्रॉनिक हाइपरटेंशन विद सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्सिया। अब हम इन तमाम डेफिनेशन से बात कर रहे थे कि किसी पेशेंट में हाई बीपी हो तो उसे हम क्रॉनिक हाइपरटेंशन कहते हैं बिफोर 20 वीक्स, आफ्टर 20 वीक्स हाई बीपी हो तो उसे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं, प्रोटीन यूरिया हो बिफोर 20 वीक्स तो उसे हम क्रॉनिक रीनल डिजीज कंसिडर करेंगे, आफ्टर 20 वीक्स हो तो उसे हम जेस्टेशनल प्रोटीन यूरिया कंसिडर करेंगे। तो कितना बीपी होना चाहिए या कितना प्रोटीन यूरिया होना चाहिए जो सिग्निफिकेंट है फॉर दीज डेफिनेशंस, तो अब हम उसकी बात करेंगे। नाउ द डेफिनेशंस आर इम्पोर्टेंट। हम कब किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन लेबल करेंगे इन प्रेगनेंसी?
जब डायस्टोलिक बीपी 110 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा आए किसी भी एक ओकेजन पर, या डायस्टोलिक बीपी 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा आए 2 और मोर कंसेक्टिव ओकेजन्स पर जो मोर देन 4 आवर्स अपार्ट हों। प्रोटीन यूरिया हम कब बोलेंगे प्रेगनेंसी में? जब क्या करेंगे कि हम अगर 24 आवर्स के लिए यूरिन कलेक्ट करते हैं और टोटल प्रोटीन एक्सक्रीशन मोर देन 300 मिलीग्राम पर 24 आवर्स हो, या अगर हम यूरिन सैंपल लें मोर देन 4 आवर्स अपार्ट और हम रिएजेंट स्ट्रिप से चेक करें और वो रिएजेंट स्ट्रिप पर आए 2+, तो इसे हम बोलते हैं प्रोटीन यूरिया इन प्रेगनेंसी। आप कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि आप ओपीडी में बैठे हैं, आपके पास एक पेशेंट आती है आफ्टर 20 वीक्स टेस्टेशन, आपने उसका बीपी लिया और बीपी आया है 180 बाय 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो क्योंकि ये डेफिनेशन को पूरा करता है, इसमें डायस्टोलिक बीपी कितना है 120, तो हमने कहा था कि हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी तब कहलाएगा अगर डायस्टोलिक बीपी 110 से ज़्यादा आ जाए ऑन एनी वन ओकेजन। तो ये तो 120 आ गया है, तो हम वो कहेंगे कि इस पेशेंट को हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी है। या उसका बीपी 140 बाय 95 एक दफ़ा आ गया और 4 घंटों के बाद हमने दोबारा चेक किया और वो अगेन डायस्टोलिक बीपी 95 ही आया है, यानी 90 से क्या हो गया ऊपर, तो इसे हम बोलेंगे कि दैट इज द हाइपरटेंशन। तो दिस इज द हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। अब हमने उसका यूरिन चेक करवाया, यूरिन में प्रोटीन्स आए ही नहीं, तो इफ़ देयर आर नो प्रोटीन्स इन द यूरिन तो इसे हम बोलते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। तो वो इस तरह से कोई सिनेरियो दे देंगे कि आप ओपीडी में बैठे हैं, 180 बाय 120 बीपी आया है एंड इन यूरिन देयर इज नो प्रोटीन। व्हाट इज दिस? दिस इज द PIH। दिस इज वेरी इजी और ये पेपर में बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है। या वो लिख देंगे कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है, कोई ना कोई वैल्यू लिख के, और साथ में लिख देंगे कि यूरिन में प्रोटीन है +1। सो +1 इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। इफ़ दे हैव गिवन +1 वैल्यू तो आपने PIH को ही टिक लगाना है, बिकॉज अभी ये सामने आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है। प्रोटीन यूरिया इन प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है? 24 आवर्स के लिए आपने सैंपल दिया और उसमें 300 मिलीग्राम पर 24 आवर्स से ज़्यादा प्रोटीन आ जाए, या फिर आपने रिएजेंट स्ट्रिप पर चेक किया +2 प्रोटीन आए और अगेन 4 आवर्स के बाद दोबारा आपने चेक किया रिएजेंट स्ट्रिप पर और +2 प्रोटीन आए, तो उसे प्रोटीन यूरिया कहते हैं। यहाँ पर अगर +2 होता तो ये सिग्निफिकेंट होता, यहाँ पर +1 है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन, कोई भी पेशेंट 20 वीक्स के बाद आपके पास आए, आपने बीपी चेक किया, बीपी बिल्कुल उसका नॉर्मल था, आपने प्रोटीन्स चेक किए, पूरे 24 आवर्स के लिए चेक कर लिया, या फिर आपने रिएजेंट स्ट्रिप पर चेक किया तो उसमें रिएजेंट स्ट्रिप पर +2 आई वैल्यू, 4 आवर्स के बाद चेक किया दोबारा +2 आ गई, या फिर 24 आवर्स के लिए उसे कहा कि यूरिन कलेक्ट करे और प्रोटीन्स चेक करे और वो 300 मिलीग्राम पर 24 से ज़्यादा आ गया, तो दिस इज कॉल्ड जेस्टेशनल प्रोटीन यूरिया। अब थर्ड डेफिनेशन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी पेशेंट को हाइपरटेंशन हो प्रेगनेंसी में और प्रोटीन यूरिया हो प्रेगनेंसी में, तो उसे हम बोलते हैं प्री एक्लेम्सिया। मेरे IMM के एग्जाम में यही क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है और उसका बीपी है 180 बाय 120 और हमने जब यूरिन एनालिसिस करवाया तो यूरिन में प्रोटीन आया +2, तो व्हाट इज दिस? दिस इज द प्री एक्लेम्सिया। इसमें क्या मुश्किल है? और इसमें भी पता नहीं स्टूडेंट्स क्या क्या टिक लगा कर आ गए थे। सो चीज़ें बहुत ईजी होती हैं, जस्ट यू हैव टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट। नाउ अगेन हम इस डेफिनेशन को पुट करते हैं इन 3 सिनेरियोज में। किसी भी पेशेंट का बीपी हाई आए, यानी उसे हाइपरटेंशन हो प्रेगनेंसी में, लेकिन वो हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक्स जेस्टेशन हो और प्रोटीन यूरिया इन प्रेगनेंसी ना हो, तो क्रॉनिक हाइपरटेंशन कहलाएगा। सो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप याद कर लें कि हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी किसे कहते हैं, प्रोटीन यूरिया इन प्रेगनेंसी किसे कहते हैं। 20 वीक्स से पहले अगर हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी हो और प्रोटीन यूरिया इन प्रेगनेंसी ना हो तो क्रॉनिक हाइपरटेंशन है। यही अगर हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी 20 वीक्स जेस्टेशन के बाद हो और प्रोटीन यूरिया इन प्रेगनेंसी ना हो तो इसे हम बोलते हैं PIH। तो सिर्फ डिपेंड क्या करता है जेस्टेशनल एज पे। नेक्स्ट सिनेरियो कि कोई भी पेशेंट उसके
प्रोटीन्स हो यूरिन में, मीन प्रोटीन यूरिया इन प्रेगनेंसी हो, और डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, +2 की वैल्यू डाली हुई हो, या मोर देन 300 मिलीग्राम पर 24 और प्रोटीन हो इन 24 और कलेक्टेड यूरिन में, तो उसे हम बोलेंगे प्रोटीन यूरिया इन प्रेगनेंसी। और बीपी नॉर्मल हो या हाइपरटेंशन हो तो उसे हम कहेंगे क्रॉनिक रीनल डिजीज। नाउ द थर्ड सिनेरियो जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी पेशेंट को हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी हो बिफोर 20 वीक्स जेस्टेशन, मीन क्रॉनिक हाइपरटेंशन होगी, और अब प्रोटीन्स इन द यूरिन आ रही हैं आफ्टर 20 वीक्स जेस्टेशन, मीन प्रोटीन यूरिया जो है वो आफ्टर 20 वीक्स जेस्टेशन आ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे कि दिस क्रॉनिक हाइपरटेंशन हैज कॉज्ड सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्सिया। सो दिस इज वेरी इजी। These two slides are basically your previous recalls. Now these definitions are also important previous recalls हैं। किसी भी सिनेरियो में लिखा हो कि 20 वीक्स के बाद हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी है, 20 वीक्स के बाद प्रोटीन यूरिया इन प्रेगनेंसी है, दैट इज द प्री एक्लेम्सिया। नाउ व्हाट इज द सीवियर प्री एक्लेम्सिया? इसे हम दूसरा नाम से होता है इमिनेंट इक्लेम्सिया। तो इमिनेंट इक्लेम्सिया क्या होता है या सीवियर प्री इक्लेम्सिया क्या होता है? कि देखिए किसी भी पेशेंट को एक्लेम्सिया हो, अब क्या हो रहा है कि प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है, एटलीस्ट 150 से तो ज़्यादा होना चाहिए प्लेटलेट्स बॉडी में, लेकिन 150 से प्लेटलेट्स जो है वो कम हो रहे हैं, 120 की फिगर दे दें। लिवर जो एंजाइम्स हैं वो डीरेंज हो रहे हों, किस तरह डीरेंज हो रहे हैं कि 2 टाइम्स अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल हों, तो वो लिख दें कि LFTs डीरेंज हो रहे हैं। साथ में सिम्टम्स लिख दें कि पेशेंट को हेडिक है, ब्लरिंग ऑफ विजन है, एपीगैस्ट्रिक पेन है। ओलिगोयूरिया बहुत कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है, ओलिगोयूरिया होगा तो दिस इज द सीवियर प्री इक्लेम्सिया और इट इज द इमिनेंट इक्लेम्सिया। इमिनेंट इक्लेम्सिया का मतलब है कि भाई अब ये इक्लेम्सिया होने ही वाला है। तो आपने इसमें क्या की पॉइंट्स याद रखने कि ओलिगोयूरिया वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दूसरा हेड कोई ना कोई वो साइन और सिम्टम डाल देते हैं, जैसे कि ब्लरिंग ऑफ विजन, उसे कोई ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहा है, उसके हेडिक है, एपिगैस्ट्रिक पेन है, तो कोई ना कोई से वो क्लू डाल देंगे। और पेशेंट का बीपी जो है यहाँ पर प्री एक्लेम्सिया नहीं लिखेंगे, यहाँ पर वो हाइपरटेंशन मेंशन करेंगे, सीवियर हाइपरटेंशन। सीवियर हाइपरटेंशन मीन 160 बाय 110 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा बीपी मेंशन होगा। तो किसी भी सिनेरियो में इतना रेज्ड बीपी हो, प्लेटलेट्स भी डाउन हो रहे हों, LFTs डिरेंज हो रहे हों, तो जब LFTs डिरेंज का वर्ड आता है ना तो स्टूडेंट्स फ़ौरन से हेल्प सिंड्रोम को टिक लगा देते हैं। तो आपने देखना है कि हेल्प में और सीवियर प्री एक्लेम्सिया में क्या फ़र्क है। आगे हम पहले हेल्प पढ़ेंगे फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो अब हम देखते हैं एक्लेम्सिया। अब सीवियर एक्लेम्सिया या इमिनेंट एक्लेम्सिया किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एक्लेम्सिया में। एक्लेम्सिया क्या होता है कि किसी भी पेशेंट को प्री एक्लेम्सिया हो और अब उसे कन्फ्यूजन हो या फिट्स पड़ जाएं तो वो कहलाएगा एक्लेम्सिया। अब उसे फिट्स क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि देयर इज एडीमा इन द ब्रेन। नाउ हेल्प सिंड्रोम में क्या होता है, हमने पहले ही बहुत डिटेल से हेल्प के बारे में पढ़ा हुआ है जब हमने लिवर डिजीज पढ़ी थी प्रेगनेंसी। सो इसमें क्विक रिवीजन कि अगर किसी भी पेशेंट को प्री एक्लेम्सिया हो और साथ में 3 चीज़ें होना शुरू हो जाएं, हेल्प में क्या होता है कि हिमोलिसिस स्टार्ट हो जाए, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स हों और प्लेटलेट्स लो हों, यानी कि इसके अपने ही नेम में वो छुपी हुई है बात जिसको आपने सिनेरियो में पिक करना है। सो अगर सिनेरियो हम देखें तो फर्स्ट लाइन में पेशेंट को प्री एक्लेम्सिया है, सेकंड लाइन में देखें तो LFTs एलिवेटेड हैं, प्लेटलेट्स ड्रॉप कर रहे हैं, इसमें प्लेटलेट्स ड्रॉप कर रहे होते हैं लेस देन 100 होते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आपसे पेपर में पूछा जाएगा अगर उसका आंसर हेल्प बनता है तो वो यकीनन एलिवेटेड LDH का वर्ड ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि जब RBCs टूटते हैं इंट्रावास्कुलर तो LDH रिलीज होता है। तो LDH का मतलब यही है कि इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस। सो ये इतना इंपॉर्टेंट है। H फॉर हिमोलिसिस, उसका क्लू क्या होगा सिनेरियो में? LDH एलिवेटेड होगा, EL मतलब एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स, AST ALT रेज होगा और LP में
लो प्लेटलेट्स जो कि 100 से कम होंगे, जबकि सीवियर प्रीक्लेम्सिया के पेशेंट में एलडीएच का वो मेंशन नहीं करेंगे, पहली चीज़। दूसरा जो है वो प्लेटलेट्स जो है वो 100 से ऊपर रखेंगे, जबकि हेल्थ में वो प्लेटलेट्स 100 से कम मेंशन करेंगे। तीसरा, सीवियर प्रीक्लेम्सिया में वो ब्लरिंग ऑफ विजन, हेडिक, एपिगैस्ट्रिक पेन को ज़रूर मेंशन करेंगे। ओलिगोयूरिया, वो हेडिक को इसलिए मेंशन करेंगे कि भाई जल्दी से उसको मैग्नीशियम सल्फेट दे दो वरना एक्लेम्सिया हो जाएगा। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इसमें इसी स्लाइड में मैं आपको उसका बताती हूँ। इसी स्लाइड में आपको 3-4 पॉइंट्स और बताती हूँ कि देखिए, जब भी हमारे पास प्री एक्लेम्सिया होता है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, बिकॉज वी हैव टू कंट्रोल द बीपी। तो ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास होती है लेबिडालोल, सेकंड होती है नेफिडिपिन, थर्ड होती है मिथाइल डोपा। हमारे सेटअप्स में अक्सर मिथाइल डोपा ही दी जा रही होती है, जबकि वो थर्ड लाइन में आती है। सो प्री एक्लेम्सिया के पेशेंट में हम देते हैं लेबिडालोल टू कंट्रोल द बीपी। अब सीवियर प्री एक्लेम्सिया के पेशेंट में क्या देंगे? पहले बताएं कि एक्लेम्सिया की पेशेंट में क्या देते हैं। अगर फिट्स पड़ रहे हैं तो पेशेंट में अगर बीपी हाई है और उसको फिट्स पड़ रहे हैं तो टू कंट्रोल द फिट्स हम देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। ये ड्रग ऑफ चॉइस है। तो सीवियर प्रीक्लेम्सिया की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कैसे पेशेंट को फिट्स पड़ सकते हैं? तो सीवियर प्रीक्लेम्सिया के पेशेंट से हम इसलिए डरे होते हैं, या इमिनेंट इक्लेम्सिया के पेशेंट से, कि उसे फिट्स ना पड़ जाएं, तो उसे हम देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। कोई भी सिनेरियो जिसमें सीवियर प्रीक्लेम्सिया का मेंशन हो या इमिनेंट इक्लेम्सिया का मेंशन हो, उसे आप मैग्नीशियम सल्फेट देंगे। उसके दो फायदे होंगे, मैग्नीशियम सल्फेट बीपी भी कम कर देगा और फिट्स से भी प्रिवेंट करेगा। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि स्टूडेंट्स बहुत गलत करते हैं। देखिए, अगर वो कहें कि 200/150 बीपी है, फॉर एग्जांपल मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और टू कंट्रोल द बीपी बेस्ट ड्रग कौन सी है? अब देखिए, वर्ड्स डिफरेंट हैं। टू कंट्रोल द बीपी आप लेबिटालोल दें। अगर वो कहें कि पेशेंट का बीपी इतना हाई है, सिवियर हाइपरटेंशन है उसे, और साथ में उसे एपिगैस्ट्रिक पेन है, ब्लरिंग ऑफ विजन है, हेडिक है, ओलिगोयूरिया है, इसका मतलब है कि हालत जो है वो बहुत ख़राब हो रही है। ये सीवियर प्रीक्लेम्सिया है, इसे इमिनेंट इक्लेम्सिया कहते हैं। ये तो अब कन्वर्ट हो जाएगा एक्लेम्सिया में। तो बेस्ट मैनेजमेंट इज टू गिव मैग्नीशियम सल्फेट। नाउ वंस अगेन, व्हाट इज क्रॉनिक हाइपरटेंशन? किसी को भी हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी हो बिफोर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, आपने रूल आउट करवा देना है कि मोलर प्रेगनेंसी ना हो। या फिर फॉर एग्जाम्पल पेशेंट आई फर्स्ट टाइम आपके पास 20 वीक्स के बाद है, और आपने बीपी लिया और बीपी हाई आया है, तो आपने पूछना है कि कहीं पहले बीपी हाई तो नहीं रहता आपका? तो पेशेंट कहती है मैंने कभी चेक ही नहीं करवाया, मुझे नहीं पता। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है या क्रॉनिक हाइपरटेंशन है? जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है वो आफ्टर डिलीवरी ठीक हो जाता है, जबकि क्रॉनिक हाइपरटेंशन परसिस्ट करता है बियॉन्ड 6 वीक्स पोस्ट पार्टम। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्रॉनिक हाइपरटेंशन का इंसिडेंस कितना है? 1 to 5% ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल्स। नाउ द इम्पोर्टेंट incidences, or we can say that these are the important recalls. What is the incidence of pre-eclampsia? The incidence of pre-eclampsia is 2 to 3%. और अगर पेशेंट में रिस्क फैक्टर हो तो बाज़ बुक्स में इट इज़ अप टू 15% भी लिखा है, बट जो रीसेंट रिकॉल्स हैं उनके ऑप्शन में उन्होंने 2 to 3% ही लिखा है, राइट? इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली इंसिडेंस ऑफ प्रीक्लेम्सिया 2 to 3% ही होता है, बट बाज़ बुक्स में सिर्फ इतना मेंशन है कि अगर आपके पास रिस्क फैक्टर ज़्यादा हों या रिस्क फैक्टर्स मौजूद हों तो इंसिडेंस जो है वो बढ़ जाता है, अप टू 15% हो सकता है। इंसिडेंस ऑफ एक्लेम्सिया क्या है? ये लेस देन 1% है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंसिडेंस ऑफ हेल्प सिंड्रोम कितना होता है? 2 to 4%। अगर हिस्ट्री हो प्री एक्लेम्सिया की, मतलब पिछली प्रेगनेंसी में प्री एक्लेम्सिया हुआ था और पेशेंट को डर है, आपके पास आई है, तो आपने कहना है कि 20% चांस है रीअकरेंस का। अगर पेशेंट को क्रॉनिक हाइपरटेंशन है तो रिस्क ऑफ प्री एक्लेम्सिया कितना होगा? 20%। अगर सीवियर प्री एक्लेम्सिया हो तो इंसिडेंस ऑफ फिट्स यानी इंसिडेंस ऑफ एक्लेम्सिया कितना होगा? लेस देन 1%। नाउ द रिस्क फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट। बहुत सारे इसमें से MCQs आते हैं, और क्योंकि ये रट्टा है तो इसलिए ये भूल जाते हैं। सो आई हैव कंपाइल्ड देम इन वन प्लेस। अब ये जो फर्स्ट लाइन है ये MCQ आ चुका है
कि अगर किसी फीमेल की सिस्टर या किसी फीमेल की मदर को प्री एक्लेम्सिया है तो प्रेग्नेंट लेडी में कितने चांसेस होंगे प्री एक्लेम्सिया के। तो अकॉर्डिंग टू EBM 4 to 8 फोल्ड रिस्क होता है और अकॉर्डिंग टू 10 टीचर 3 to 4 फोल्ड इंक्रीज रिस्क होता है। तो ये आपने दोनों वैल्यूज़ याद करनी है, कोई भी आए तो यू कैन चूज़। और सेकंड जो है उसमें क्या है कि अ वुमेन हैज़ डबल द रिस्क ऑफ प्री एक्लेम्सिया इफ प्रेग्नेंट बाय अ पार्टनर हु हैड प्रीवियसली फादर्ड एन अफेक्टेड प्रेगनेंसी। समझ लगी इस बात की? इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल एक वाई मेल है और उसकी मैरिज हुई ए फीमेल से और ए फीमेल में हो गया प्री एक्लेम्सिया। अब इस वाई ने कर ली दूसरी शादी विद बी। क्योंकि वाई की बैड हिस्ट्री है इसकी वजह से ए में हुआ था प्री एक्लेम्सिया। अगर ये MCQ आए कि इस वाई की वजह से ए में प्री एक्लेम्सिया हुआ था तो अब इस वाई ने जब बी से शादी की तो इस बी प्रेग्नेंट लेडी में कितना चांस होगा प्री एक्लेम्सिया का, तो वो डबल हो जाएगा। सो दिस इज फनी बट इट इज इजी टू रिमेंबर, राइट? और प्री एक्लेम्सिया अकर्स मोर कॉमनली इन फर्स्ट प्रेगनेंसीज। और ये और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब वाई ने ए से शादी की तो जो फर्स्ट टाइम बेबी पैदा हुआ तो उस टाइम तो उसको हो गया था प्री एक्लेम्सिया, लेकिन वाई से अगर ए का दोबारा बच्चा पैदा होगा, ये दोबारा प्रेग्नेंट होगी तो प्री एक्लेम्सिया के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो अगर उसी से दोबारा बच्चा पैदा करे तो चांसेस कम है, लेकिन वाई अगर दूसरी शादी करके बच्चा पैदा करे तो चांसेस ज़्यादा हैं, डबल हो जाएंगे। तो इन दोनों लफ्ज़ों में फ़र्क है, ठीक है? इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सो प्री एक्लेम्सिया अकर्स मोर कॉमनली इन फर्स्ट प्रेगनेंसीज। और अगर किसी को मिसकैरेज हो जाए, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाए किसी भी वजह से, तो क्योंकि फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी तो हो गई है, अब जब दोबारा प्रेग्नेंट होंगे तो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर ये मिसकैरेज किस में हो, क्रॉनिक हाइपरटेंशन पेशेंट में, तो फिर ये रिस्क जो है वो कम नहीं होगा नेक्स्ट टाइम, ये बल्कि रिस्क फैक्टर हो जाएगा। सो अगर एक पेशेंट है नॉर्मोटेंसिव है और उससे एक बच्चा पैदा होता है और उस प्रेगनेंसी में उसे हो गया था प्री एक्लेम्सिया, तो नेक्स्ट टाइम जब वो दोबारा प्रेग्नेंट होगी तो रिस्क हो जाएगा कम। लेकिन अगर वो पेशेंट क्रॉनिक हाइपरटेंशन है और क्रॉनिक हाइपरटेंशन है और उसका मिसकैरेज हो गया, तो नेक्स्ट टाइम जब वो दोबारा कंसीव करेगी तो रिस्क ऑफ प्री एक्लेम्सिया कम नहीं होगा, बल्कि ये रिस्क फैक्टर बन जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा। किसका? प्री एक्लेम्सिया का। सो आई होप आपको ये समझ लग रहा हो, डिफिकल्ट ना लगे। इसलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप कम पढ़ें, क्वालिटी वाला पढ़ें और उसको बार बार पढ़ें। और अ न्यू पार्टनर इंक्रीजेज द रिस्क, जैसे हमने पहले बात की, वेयर एज नॉन बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ सेक्सुअल कोहैबिटेशन रिड्यूस द रिस्क। तो जो रिड्यूस द रिस्क वाले पॉइंट्स है ना, आपने वो याद करने हैं, इंक्रीज वाले भी और रिड्यूस वाले भी। और टीन एजर मदर्स एंड द प्रेगनेंसी कंसीव्ड बाय डोनर इंसेमिनेशन हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ प्री एक्लेम्सिया। और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? अगर किसी पेशेंट को अंडरलाइन मेडिकल डिसऑर्डर्स हों, जैसे क्रॉनिक हाइपरटेंशन हमने पहले बात की, तो क्रॉनिक हाइपरटेंशन हो तो रिस्क ऑफ प्री एक्लेम्सिया कितना होता है? 20%। और अगर GDM है तो गेन रिस्क होगा। इसके अलावा अगर APLS है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, मोलर प्रेगनेंसी है, तो प्री एक्लेम्सिया का रिस्क क्या हो जाएगा? ज़्यादा। हाइड्रोप्स है, ट्राइसोमी है बेबी में, तो रिस्क ऑफ प्री एक्लेम्सिया क्या हो जाएगा? ज़्यादा। अगर किसी पेशेंट की हिस्ट्री हो प्री एक्लेम्सिया की तो 20% चांसेस होते हैं अगेन कि प्री एक्लेम्सिया डेवलप हो सकता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्री एक्लेम्सिया, और मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आप क्वालिटी का पढ़ें और आपको याद भी रहे। तो किसी भी सिनेरियो में हो कि पेशेंट का BP 160/110 से ज़्यादा हो तो तब उसको आप एडमिट करें। अगर इससे कम हो तो आप फीटल हार्ट रेट चेक कर लें, अगर सब कुछ ठीक है तो आप उसको एडमिट ना करें। आपने सारे टेस्ट करवा लिए, सारे टेस्ट क्लियर हैं, लेकिन BP 160/110 से कम है तो आप उसको मेडिसन देकर घर भेज दें। अब मेडिसिन आप कौन सी देंगे?
नंबर फर्स्ट है लेबिटालोल, ये ड्रग ऑफ चॉइस है। नंबर सेकंड नेफेडिपाइन है। नंबर थर्ड मिथाइल डोपा है। हमारा टारगेट क्या है कि बीपी 130/85 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो या इससे कम हो। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, हम ओरल ड्रग्स देते हैं, लेकिन कब हम आईवी एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए मीन आर्टीरियल प्रेशर अगर 125 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा आ जाए तो फिर हम आईवी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं, और उसमें सबसे पहले हम क्या देंगे, लेबिटालोल देंगे। इसका मतलब क्या होता है कि मीन आर्टीरियल प्रेशर आप कैसे मेजर करते हैं कि आप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लिखते हैं, ऊपर उसमें प्लस कर देते हैं, 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, इस वैल्यू को आप डिवाइड कर देते हैं 3 से। तो कोई भी एमसीक्यू आए और उसमें बीपी मेंशन हो तो आप मीन आर्टीरियल प्रेशर निकाल लें। अगर वो मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो 125 से ज़्यादा आ जाए तो आप ओरल जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स नहीं देनी, आपने आईवी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देनी है, और उसमें ड्रग ऑफ चॉइस है लेबिटालोल। और अक्सर ये एमसीक्यू आ जाता है कि लेबिटालोल इज इनइफेक्टिव, तो आप हाइड्रोलाजीन देंगे। और किसी भी सिनेरियो में अगर मैप 125 से ज़्यादा बन रहा हो तो आपने हाइड्रोलाजीन को सबसे पहले चूज नहीं करना, लेबिटालोल को चूज करना है। और थर्ड लाइन क्या है, अगर इन दोनों से आराम ना हो रहा हो तो सोडियम नाइट्रोक्लोसाइड और नेफेडिपिन। एनेस्थीसिया के बारे में अक्सर पूछ लेते हैं, तो अगर किसी को प्री एक्लेम्सिया हो तो रीजनल ब्लॉक इज द प्रेफर्ड मेथड ऑफ एनाल्जेसिया फॉर लेबर एंड एनेस्थीसिया फॉर ऑपरेटिव डिलीवरीज। और जनरल एनेस्थीसिया हम नहीं देते, क्यों? क्योंकि देयर इज अ डेंजर एज एंडोट्रैकियल ट्यूब कैन कॉज सीवियर हाइपरटेंशन। तो ये भी आपको बात पता होना चाहिए। अब ये ड्रग्स, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अगर आप ओरल ड्रग्स दे रहे हैं तो लेबिटालोल जो है फर्स्ट लाइन है, सेकंड नेफेडिपिन है, और जो थर्ड है वो मिथाइल डोपा है। अब देखिए लेबिटालोल जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर लिखा हो कि मदर को एस्थमा की हिस्ट्री है तो क्योंकि ये प्रोवोक कर देगा एस्थमा को, तो आप उस सिनेरियो में लेबिटालोल को फर्स्ट लाइन ड्रग के तौर पे चूज ना करें, फिर आप सेकंड को चूज कर लें, यानी नेफेडिपिन को चूज कर लें। और बेबी में क्या कॉज करेगा, ये रेयर माइल्ड हाइपोटेंशन जो है वो कॉज कर सकता है। इसी तरह से जो सेकंड है नेफेडिपिन, वो मदर में हेडिक और एंकल एडिमा कॉज करता है, बेबीज में ये कोई कॉन्जेंटल एबनॉर्मलिटी कॉज नहीं करता। तो अगर सिनेरियो में लिखा हो कि मदर को हेडिक सीवियर रहता है तो आप नेफेडिपिन ना दें उसे। मिथाइल डोपा मदर में क्या कॉज करेगा, फटीग, हेडिक। अगेन अगर हेडिक की हिस्ट्री है तो आप मिथाइल डोपा ना दें, और बच्चे में क्या कॉज करेगा, माइल्ड हाइपोटेंशन। सो इसीलिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अगर एमसीक्यू आ जाए कि पेशेंट को प्री एक्लेम्सिया है या पीआईएच है और साथ में उसको प्री टर्म लेबर भी स्टार्ट हो गया है, फिर ड्रग ऑफ चॉइस क्या बन जाएगा, फिर ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो नेफेडिपिन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि नेफेडिपिन से टोकोलिसिस हो जाएगी। नाउ द पोस्टपार्टम केयर, 1/3 इक्लेप्टिक फिट्स जो हैं वो आफ्टर द डिलीवरी होते हैं, इसलिए 48 आवर्स तक हमने बीपी की मॉनिटरिंग करनी होती है। और ब्लड प्रेशर जो है वो 3 to 4 डेज आफ्टर डिलीवरी जो है वो हाईएस्ट होता है। तो इसीलिए ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी पेशेंट को सीवियर प्री एक्लेम्सिया है तो वो कब आपके पास दोबारा चेक करवाने के लिए आएगी, रिव्यूड एट हॉस्पिटल पोस्ट नेटल क्लिनिक एट 6 to 12 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी पेशेंट को प्री एक्लेम्सिया हो तो हमने कहा था कि प्री एक्लेम्सिया में जो हाइपरटेंशन है वो आफ्टर डिलीवरी रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन उसे 4 फोल्ड इंक्रीज रिस्क होते हैं कि उसे हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी, और 2 फोल्ड इंक्रीज रिस्क होता है इस्कीमिक हार्ट डिजीज का, स्ट्रोक का, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकॉल्स, किसी भी पेशेंट को प्री एक्लेम्सिया हो, उसे नोज ब्लीड हो और सडन डेथ हो जाए तो दिस इज द सेरिब्रल हैमरेज और सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। तो प्री एक्लेम्सिया में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ यही होती है, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, या इसे बोलते हैं सेरिब्रल हैमरेज। सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन प्री एक्लेम्सिया इज सेरिब्रल हैमरेज। और अगर किसी पेशेंट का बीपी जो है वो ज़्यादा आ रहा हो, यानी सीवियर हाइपरटेंशन हो, ब्लैक स्पॉट्स इन विजन हो, हेडिक हो, तो इमीडिएट स्टेप क्या होगा? ये क्या स्नैरियो बता रहा है? ये स्नैरियो बता रहा है कि जी आई एम
severe pre-eclampsia, I am imminent eclampsia, तो हम उसको फ़ौरन से दे देंगे मैग्नीशियम सल्फेट, इससे बीपी भी कम हो जाएगा और फिट्स भी नहीं पड़ेंगे। तो मैग्नीशियम सल्फेट की वो डोज पूछते हैं कि कितनी होती है, तो मैग्नीशियम सल्फेट की डोज होती है 1.8 to 3 मिलीमोल पर लीटर, जो कि 6 मिलीग्राम पर डीएल के बराबर होती है। तो मोस्टली वो मिलीमोल पर लीटर में पूछते हैं। अक्सर वो पूछ लेते हैं कि पेशेंट को फिट्स थे या पढ़ने में लगे थे और हमने मैग्नीशियम सल्फेट दिया, और अब उसको देने के बाद पेशेंट के रिफ्लेक्सेस जो हैं वो डिमिनिश हो गया है, लॉस ऑफ पैटेलर रिफ्लेक्स है। तो ये क्या है? ये मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी शो कर रहा है। तो कितना ईजी है इसको पिक करना। तो हमें ऐसे एमसीक्यूज गलत नहीं करने चाहिए। और ये कब होगा? जब 3.5 to 5 मिलीमोल पर लीटर की डोज हो, जो कि 8 to 12 मिलीग्राम पर डीएल की बराबर बनती है। उसके बाद क्या होता है? मस्कुलर पैरालिसिस होता है, और लास्ट में डेथ क्यों होती है? कार्डियक अरेस्ट की वजह से। और वो कब होगा? एट 35 मिलीग्राम पर डीएल की वैल्यू पर। ये तुम्हें पता चल गया कि सीवियर प्रीक्लेम्सिया या एमिनेंट एक्लेम्सिया हो तो बेस्ट मैनेजमेंट मैग्नीशियम सल्फेट देना है, एक तीर से दो शिकार करना है। लेकिन अगर लिखेंगे बीपी जो है वो मतलब देयर इज अ सीवियर हाइपरटेंशन और बेस्ट ड्रग टू कंट्रोल बीपी, तो ये अब सिनेरियो डिफरेंट है। उन्होंने सिर्फ बीपी का पूछा है और बेस्ट ड्रग टू कंट्रोल बीपी पूछा है, तो आप लेबिटोलोल जो है फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है वो देंगे। और अब नेक्स्ट सिनेरियो, किसी भी सिनेरियो में लिखा हो कि बीपी हाई है, सिवियर हेडिक है, ब्लरिंग ऑफ विजन है, HB9 है, LFTs डिरेंज्ड हैं, प्लेटलेट्स 120 10 के पावर 9 पर लीटर हैं, तो ये इमिनेंट एक्लेम्सिया है या हेल्प है? तो ऑफ कोर्स हमने ये पहले डिस्कस कर लिया है कि दिस इज द इमिनेंट एक्लेम्सिया। क्यों? क्योंकि आई हैव टोल्ड यू द क्लूज कि सिवियर हेडिक, ब्लरिंग ऑफ विजन का होगा वर्ड। इसमें LFTs बहुत माइल्ड डिरेंज्ड होते हैं, 2 लेवल्स अप होते हैं, और HB9 जो है वो हेमोलिसिस शो नहीं करता, बिकॉज मोस्टली फीमेल्स का जो HB है वो 8 to 9 ही होता है, और इसमें LDH का जिक्र भी नहीं है, और प्लेटलेट्स भी 100 से ज़्यादा हैं। सो दिस इज द इमिनेंट एक्लेम्सिया। अगर हिस्ट्री ऑफ फिट्स हो एट होम, so this is the scenario of eclampsia. So if a patient is pregnant and she has fits either at home or field, तो first चीज जो हम सोचेंगे that is eclampsia. Another important recalls, देखिए effects of PIH, pregnancy induced hypertension या gestational hypertension on kidney होता है कि there is a deposition of fibrin, जबकि pre-eclampsia में endotheliosis होगा, जबकि क्रॉनिक हाइपरटेंशन में देयर विल बी द थिकनिंग ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये अलग अलग पूछा जा चुका है, सो रिमेंबर देम। और मैंने पहले कहा था अगर PIH हो और प्री टर्म लेबर हो तो ड्रग ऑफ चॉइस तब लेबिटालोल नहीं होगा बल्कि नेटफेडिपीन हो जाएगी। और अगर किसी को मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी हो गई है तो उसका एंटीडोट क्या होगा? कैल्शियम ग्लूकोनेट। जैसे उन्होंने कहा था कि पीछे पैटेलर रिफ्लेक्स जो है वो लॉस हो गए हैं, तो आप उसमें क्या देंगे? ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो जाएगी? आप उसे फौरन से कैल्शियम ग्लूकोनेट दे देंगे। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप इस टॉपिक में से इसको अच्छी तरह से कर लें तो आई होप कि आप मोस्ट ऑफ द पेपर जो है वो सॉल्व कर लेंगे।